से मैं कभी ऐसी बात ना करना नेगेटिव। इधर आगे आ जा, जीवन आधा बीत गया ये है। इधर ही आ जाओ। देखिए लास्ट टाइम हम एनर्जी डेंसिटी, हाँ इधर ही बैठ जाओ, एनर्जी डेंसिटी और पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम ये सब बताने जा रहे थे। तो पहले देखिए थोड़ी डलवा दिए। तो देखिए पॉइंटिंग थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंटिंग थ्योरम का, इस सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली यूनिट का ये पेपर है, थर्ड पेपर। क्या नाम है सिमोन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। इसकी बुक अगर आपको लेनी है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की सत्यप्रकाश की, ठीक है, वही ठीक है। और केदारनाथ पब्लिकेशन अलग है, ठीक है, केदारनाथ पब्लिकेशन। अब देखिए पॉइंटिंग थ्योरम क्या है। मैक्सवेल का पहला रिलेशन आप देखिए, थर्ड रिलेशन, मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस d1 d/, ये मैक्सवेल का अभी लर्न भी रखना है ना। डेल क्रॉस ई बराबर माइनस d1 d/d, मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन, मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन, डेल क्रॉस H बराबर J प्लस d/d, ये मैक्सवेल का फोर्थ। अब एयर और वैक्यूम के केस में करंट डेंसिटी क्या होती है जीरो। भाई जैसे एयर और वैक्यूम है तो करंट पर यूनिट एरिया क्या है, तो ये तो आप जनरल भी चीज है। जैसे कंडक्टिंग मीडियम है तो J बराबर सिग्मा ही होता है, और ऐसे मीडियम में J बराबर 0, ठीक है। तो फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के, फॉर एयर और वैक्यूम करंट डेंसिटी 0, पोलराइजेशन वेक्टर 0, ठीक है। चार्ज डेंसिटी भी 0 है। अब आपका D बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट E प्लस P हो गया 0, तो D बराबर एप्सिलॉन नॉट, D बराबर एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। D बराबर आपका एप्सिलॉन नॉट, ये आप यहाँ
equation first, using equation तो डेल क्रॉस एच जे प्लस टेबल डी अपॉन टेबल डी अपॉन तो डेल क्रॉस एच जे की वैल्यू होगी और डेबल अपॉन डेबल टी ठीक। तो डेल क्रॉस एच बराबर डेल क्रॉस एच बराबर बाहर करिए डेबल टी अपॉन डेबल। एक बहुत अच्छाई है इस सेमेस्टर में, हम लोग के लिए बहुत लोड है, तुम लोग के लिए अच्छा है, ठीक है, कि ये सेमेस्टर मैथमेटिकल बहुत है। तो मैथमेटिकल ज़्यादा होने पर आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा, मैथमेटिकल चीज़ें आने में देर लगती है पर आने पर पूरे नंबर लगते हैं। तो आपको इस सेमेस्टर में मार्क्स भी अच्छे, ठीक है। मतलब आपका पहला पेपर मैथमेटिकल है, क्लासिकल भी मैथमेटिकल ही होती है, और आपकी ये तीसरा पेपर पूरा मैथमेटिकल है, चौथा पेपर क्वांटम भी मैथमेटिकल ही टाइप का होता है। तो थ्योरी ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये आ गया डेल क्रॉस एच बराबर एप्सिलॉन नॉट डी1 इसमें म्यू नॉट से तो डेल क्रॉस एच की जगह म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी1 की अपॉन डी। अब ये क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर वेयर बी बराबर म्यू नॉट एच। तो डेल क्रॉस ठीक, ये आ गया इक्वेशन नंबर है, ठीक है। नोट कर दीजिए, जल्दी करो। अब यहाँ पर इन लोगों का नोट है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन आप क्या करिए, ये ई वाले को डेल क्रॉस ई बराबर डेबल बी अपॉन डेबल टी इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई करिए डी से, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बी से मल्टीप्लाइंग बाई, तो बी से मल्टीप्लाई फर्स्ट डेल क्रॉस डेबल बी अपॉन, हाँ प्रभात जन चाय एक प्रदीप सर को तो तुम लोग चाय पियो, निधि चाय पियो। उसको कह देना लास्ट टाइम पे वाली क्लास रिकॉर्ड तो हुई पर उसमें आवाज़ ही नहीं, हाँ तो इसलिए डाली नहीं। अब वो दोबारा भी ये बच्चे आए नए, उनको पढ़ा के रिकॉर्ड करके, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन दोबारा तो उसको बता देना यहाँ तक ही आपका बी यहीं तक तैयार था, लेकिन हम इसमें बीच में देखें क्योंकि ये यूनिट आज कंप्लीट लगभग हो जाएगी। ग्रुप में नहीं है वो जो तुमने बताया
2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड, ठीक है ऐसे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंटिंग थ्योरम का टॉपिक। देखो मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन हमने याद कराया है, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल डी अपॉन लर्निंग। मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन डेल डॉट डी बराबर, मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन डेल डॉट डी बराबर, मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल डी अपॉन डी। ये डिफरेंशियल फॉर्म है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद करिए फैराडे का लॉ। फैराडे बड़ा इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट थे और ये साइंटिस्ट की विशेषता होती है कि वो उसके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता करते करते सालों निकल जाते पर वो लगातार। तो फैराडे ने क्या किया था कि एक कॉइल बनाई, उससे उस जमाने में गैल्वेनोमीटर आता था, ठीक है, और वो मैग्नेट को आगे पीछे मूव करा, उससे डिफ्लेक्शन नहीं होता था। तो जब लैब में इंटर करे देख लिए नहीं मिला, दूसरा काम करने लगे, फिर जब लैब में इंटर करे नहीं, ऐसा करते करते उन्हें 20 साल 20 ईयर्स और वो कुछ भी नहीं रिजल्ट मिला। फिर अचानक उन्हें गुस्सा आ गया, बताओ देखो 20 साल बाद गुस्सा आया और उन्होंने मैग्नेट फेंक दिया। जब मैग्नेट फेंका तो वो डिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि जब मैग्नेट फेंका तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज़्यादा आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज़्यादा आया तो ईएमएफ ज़्यादा आया, तो वो डिफ्लेक्शन मतलब वो इतना कम वहाँ पर ईएमएफ था कि वो डिफ्लेक्ट नहीं करा पा रहा। ठीक है, तो यही साइंस स्टूडेंट की विशेषता होनी चाहिए। आप लैब में गए, पढ़ के गए, प्रैक्टिकल अब देखते होंगे, कॉलेज में लैब में गए, आप सोचते हो टीचर बता दे, टीचर तुम्हें फैराडे बनाना चाहता है। तो इसलिए वो तरीका यही है साइंस का कि आप लैब में खुद करें, तो आपने जो टॉपिक है उससे रिलेटेड थ्योरी। अब जब आज का समय ऐसा है तो कि आपको कोई भी चीज़ कुछ न मिल रहा हो तो भी बहुत बेटर क्या मिल जाए, किससे मिल जाएगा? इंटरनेट से, गूगल से। आपको इतने चीज़ें पड़ी हुई हैं कि आपको हर टॉपिक मिल जाए। तो हम लोग के समय इतना मटेरियल नहीं था, कोई गूगल इतना था नहीं, मोबाइल ही नहीं था। आज तो आप किसी भी टॉपिक का प्रैक्टिकल करने जा रहे हो, आप पूरा पेपर पढ़ रहे हो, फिर आप जाके करो, देखिएगा आपको प्रैक्टिकल आप कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि पहले क्या आप हर चीज़ आपकी इंटरनेट पे, बस उसे सही चीज़ पे पहुँचने की बात है ना। तो आप किसी भी प्रैक्टिकल जो भी कॉलेज में बताया जा रहा है प्रैक्टिकल आप करना चाहते हो, टीचर को जरूरी नहीं है वो आता हो सकता है उसने अपने समय में किया ना, फिर वो नहीं कर पा रहा है ना, और आपको करना है तो आप उसका प्रॉपर पढ़ना, प्रोसीजर अपने दिमाग में फिर जाकर प्रैक्टिकल करने का 100% हो जाएगा। कोई भी प्रैक्टिकल हो, क्योंकि कितना पढ़ेंगे टीचर, जैसे शिवम परेशान है अभी तक कितना पढ़ाई कितना जीवन निकल गया पढ़ाते पढ़ते, वैसे टीचर भी सोच रहे हैं अब तो 2 लाख 2.5 लाख सैलरी आ रही है ना, अब क्यों इतनी मेहनत करें? तो वो वास्तव में नहीं पढ़ रहा है। तो अब देखिए, तो ये मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन, फोर्थ रिलेशन कौन सा है? एम्पियर सर्किटल लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। एम्पियर सर्किटल लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द, उसी को निकाला है, निकाल तुम्हें क्लास दे देंगे। तो डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डी बाई डी अपॉन डी। एयर और वैक्यूम के लिए करंट डेंसिटी 0 है, पोलराइजेशन वेक्टर 0 है, चार्ज डेंसिटी 0, चार्ज डेंसिटी का यूज नहीं लिख दिया। तो D बराबर एप्सिलॉन नॉट E प्लस E, D कर दिया 0, तो D बराबर एप्सिलॉन नॉट E। अब आपने D की जगह एप्सिलॉन नॉट E, करंट डेंसिटी 0 कर दिया, तो डेल क्रॉस H बराबर एप्सिलॉन नॉट D बाई D अपॉन D बाई D, म्यू नॉट से खुद मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना है कि म्यू नॉट से मल्टीप्लाई, म्यू नॉट H इसके बराबर B के, ये बन गया डेल क्रॉस B म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
देवर ई अपॉन टू। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई बी, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करिए 20 से। से मल्टीप्लाई किया, ये बना जाके तो बी डॉट डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई बराबर -1 बाई डेवर अपॉन डेवर। कई बार बुकों में ऐसे आपको दिखे, ठीक है, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, पर हम ऐसे क्या लिखते हैं, बी डॉट डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई ये हमने, ठीक है, ये हमने लिखा। भाई बी स्क्वायर का करोगे, बी स्क्वायर का करोगे क्या है, 2b dv अपॉन dt, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई निकाल दिया, ठीक है, अपनी तरफ से। अब आइए इसमें अब ई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अब ई से इक्वेशन 6 तो ऐसे ई से अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ई डॉट ऐसे या सिर्फ ई स्क्वायर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ये हो गया।
MBSc के लिए भी तो एग्जाम है उसका, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में MSc है, यूजी के लिए, और पीजी के लिए क्या है, MSc के लिए उनका हो गया। तो काउंसलिंग तो ऑनलाइन हो, लेकिन कितना जब ये तो किसने बताया, ये चीज़ किसने बताई, किसी कहाँ पे है? फिर उसके बाद चला खेलना वाले भी करते ये तो अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़े, टॉपर यूनिवर्सिटी है। CSGM को मन क्यों ले गए? CSGM यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी में पूरे आलू पर यूपी सेकंड नंबर पे है, 70 पोजीशन, नाम बहुत है। ये हमको उन्होंने राजनाथ सिंह ने बताया जब यहाँ पे आए थे ना वो कन्वोकेशन, तो उन्होंने बताया था लास्ट के लास्ट, झूठ बोले सही बोले ये हो जाए, उन्होंने बताया कि CSGM यूनिवर्सिटी का पोजीशन 17वां है ऑल ओवर स्टेट यूनिवर्सिटी, हाँ 17वां पूरा ऑल ओवर। अब ये वो तो वहाँ की साउथ यूनिवर्सिटी, E डॉट डेल क्रॉस B म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई 2 d1 E स्क्वायर अपॉन d1। अब यहाँ पर इक्वेशन इससे घटा दी, इक्वेशन 9 से 7 9 माइनस 6 9 से 7 E डॉट डेल क्रॉस B माइनस B डॉट डेल क्रॉस ये करेंगे बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई 2 d1 E स्क्वायर अपॉन d1 E स्क्वायर अपॉन d1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 d1 अपॉन d1 d1 अपॉन d1 t ये। अब इसके लिए एक फार्मूला है वो लगाने जा रहे हैं, देखिए क्या है। डेल डॉट
डेल डॉट ए क्रॉस बी, डेल डॉट ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है? बी बाहर, डेल क्रॉस माइनस ए बाहर, डेल क्रॉस ए बाहर, ये फॉर्मूला है। अब देखिए, इसमें मानना है तो इस बिहाफ पर E को मानो B और B को मानो A। ये जो A वेक्टर है उसे मानो, B को मानो A। ये देखो, ये वेक्टर की तरह, ठीक है। और E वाले को मानो B वेक्टर। जरा उस आधार पर ये बन जाएगा डेल क्रॉस डेल डॉट, ये है, ये आपका है A क्रॉस B, तो A की जगह क्या आएगा? B क्रॉस, तो ये आएगा B क्रॉस E। ये बनेगा इस पूरे का, ठीक है भाई। जहां पर A है वहां पर रखो B, और जहां पर B है वहां रखो, तो डेल B क्रॉस E, डेल B क्रॉस E। प्रभास इसको दोबारा पढ़ा जाएगा, ठीक है। आ रहा है कि नहीं? थोड़ा टफ है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन? ये फॉर्मूला है डेल डॉट A क्रॉस B का, B बाहर डेल क्रॉस E माइनस A बाहर डेल क्रॉस B। तो यहाँ हम जनरल फॉर्मूला है, ए बी कोई भी। अब यहाँ पर A की जगह पर आपका क्या है? B, और B की जगह पर क्या है? E। रख दीजिए डेल डॉट B क्रॉस E, ठीक है, बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन ऐसे। अब यहां पर म्यू नॉट ऐसे कर दीजिए, यहां पर म्यू नॉट बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाई, एप्सिलॉन नॉट बाई देवर अपॉन देवर, ठीक है। अब इस वाले में भाई यहाँ पर तो था म्यू नॉट, यहाँ नहीं था तो 1/2 म्यू नॉट यस। अब ये डेवर अपॉन डेवर की बाहर म्यू नॉट एप्सिलॉन हाफ
एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ठीक है। अब आपको बता दें भाई डी1 अपॉन डी1 टी एप्सिलॉन नॉट बाई 2, तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई का करोगे तो क्या आ जाएगा 2e, यही वाला। तो आपने डी1 अपॉन डी1 टी यहाँ डी1 अपॉन डी1 टी 2 म्यू नॉट ऐसे ही जाएगा, डी कहीं करोगे तो ये आपका डी1 अपॉन डी1 टी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको बता दें जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पर ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वाई, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वाई यूई अपॉन क्या होती है 1/2 टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वाई क्या होगी 1/2 ऐसा है। तो इसे हम स्मॉल यू से ठीक है 1/2 ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज द इलेक्ट्रिकल ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसी तरीके से मैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी रख करें, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वाई, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वाई यूएम अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन तो ये हो गया तो एनर्जी डेंसिटी दो प्रकार की हो गई, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिकल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी U बराबर इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस दोनों। अब ये
using equation 15 in equation ये कर दीजिए। ये हो गया यू ई प्लस यू है, तो डेल डॉट बी क्रॉस ई बराबर म्यू नॉट म्यू नॉट D1, ठीक है, D1 यू अपॉन D1। ठीक, ठीक है, ये आपकी हो गया। अब इसको नीचे कर दीजिए, म्यू नॉट रफ करें। यहाँ कोई दिक्कत हो किसी प्रभात उनको आ गया, क्या नाम यदि तुम्हें समझ में आ गया, सेजल तुम्हारा नाम है, हाँ समझिए, रफ कर देंगे, क्लियर है ना, कहीं दिक्कत लगे बताओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे है म्यू नॉट हमने इससे बाहर ले लिया, अब इधर तो है तो म्यू नॉट नीचे, ठीक है। अब D1 अपॉन D1 टी ई स्क्वायर का ही तो होगा, ई स्क्वायर भाई, ये D1 अपॉन D1 टी तो ई स्क्वायर था, और D1 अपॉन D1 टी बी स्क्वायर, D1 अपॉन D1 टी बाहर निकाल दिया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक, तो एनर्जी डेंसिटी U बराबर इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक, दोनों जोड़ दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक, तो ये U E है, ये U E है, दोनों के बराबर। अब आपका डेल्टा बी क्रॉस ई D1 U अपॉन D1 U अपॉन D1। अब देखिए, अब देखिए म्यू नॉट को नीचे करिए। अब ये चक्कर B80 में था, पर तुम लोगों ने B80 में जब पढ़ा थी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर लगातार कई सालों से ये पेपर ऑब्जेक्टिव किए, तो आपने उसमें टिप्पणी नहीं होगा तो फार्मूले पर ये तो पहली यूनिट पूरी B80 में पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर डेल डॉट B क्रॉस E D1 U
अपॉन। अब हम क्रम्स बदलना चाहते, E क्रॉस B करो, भाई अगर क्रम बदलोगे तो माइनस आ जाएगा ना, कोई झगड़ा नहीं। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन गिव द पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, तो देखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, the rate of flow of energy per unit area per second perpendicular to the direction of propagation give the pointing vector। वो आपको क्या देता है, पॉइंटिंग वेक्टर। the rate of flow of energy per unit area per second give the pointing vector। ठीक है, तो ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की स्थिति में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई मूव कर रहा है, तो पॉइंटिंग वेक्टर P बराबर होता है E क्रॉस H, E क्रॉस H, P बराबर होता है E क्रॉस H। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं P बराबर E क्रॉस B अपॉन, भाई नीचे भी नॉट लगाना पड़ेगा, E क्रॉस B अपॉन। तो अब आपने यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो ये P के बराबर है। तो अब यूज करिए यूजिंग इक्वेशन, using pointing vector, using pointing vector पॉइंटिंग वेक्टर यूज करिए सर। तो आपका डेल E क्रॉस B माइनस तो ये हो गया डेल डॉट P डेल डॉट P माइनस में डेवल यू अपॉन। इसे आप एक ही तरफ ले आइए, तो जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बनती है वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टिन्यूटी डेवल यू अपॉन। This is the equation of continuity। ये equation of continuity। This is the equation of continuity।
कॉन्टिन्यूटी, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये भी इसमें प्रूफ हो गया। अब देखिए बच्चों, इस रिलेशन में देखिए इक्वेशन नंबर 10 से इक्वेशन नंबर 10, ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10, तो 10 है क्या, डेल बी क्रॉस म्यू नॉट d1 upon d1 1/2 epsilon naught b square upon 2। इसको इधर किया तो डेल बी क्रॉस upon d1 upon d1 half epsilon naught a square b square। अब इसे इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट बी क्रॉस ई डी, ठीक है, उसमें ई क्रॉस ई बी क्रॉस ई बी क्रॉस बी क्रॉस ई इंटीग्रेशन ऑफ d1 upon d1 1/2 epsilon naught b square upon 2 mu naught अब इसको E क्रॉस B करोगे माइनस आ जाएगा, E क्रॉस B करोगे माइनस आ जाएगा, इस तरफ इस तरफ कर दीजिए, तो ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट B माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ d1 अपॉन d1, ठीक है, 1/2 epsilon naught E
स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया P, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट पी डी, ये हो गया U के बराबर, तो माइनस में डी बाई डी टी ऑफ 1/2 ठीक है। ये क्या था, स्मॉल u है, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल, इक्वेशन नंबर हो गया 21। अब देखो बच्चों, स्मॉल u का मान है 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी है, टोटल एनर्जी U बराबर, टोटल एनर्जी U बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ dt, ठीक है। ये टोटल एनर्जी, ये हो गया 1/2। ये टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्थिति में टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों इसको आप यहां रख दीजिए, कैपिटल U रख दीजिए, कैपिटल U रख दीजिए, तो ये आपका आ गया यूजिंग इक्वेशन 20 in equation 23 को 20, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट पी, ठीक है, माइनस ठीक है, ठीक है। अब इस तरफ है वॉल्यूम इंटीग्रल, अब यूज करिए गॉस डाइवर्जेंस, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर, क्या है गॉस डाइवर्जेंस? वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में बदल जाएगा और क्वांटिटी का डाइवर्जेंस ही जाएगा। ये डेल डॉट है वो, तो वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में बदल गया और क्वांटिटी का
ठीक है, ऐसे ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में चला गया, ये रिलेशन है पॉइंटिंग। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर पॉइंटिंग। सरफेस इंटीग्रल ऑफ पीडीएस लिख दीजिए, दिस इज द required relation for pointing theorem. This is the required relation for pointing ये इस यूनिट का इंपॉर्टेंट लगभग कंफर्म लॉ है। या तो बाउंड्री कंडीशन वाले चारों बाउंड्री कंडीशन का लॉ बनाएंगे, या ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। यहाँ मैक्सवेल रिलेशंस के आने के चांस कम होते हैं कि भाई बीएससी लेवल पर मैक्सवेल रिलेशन के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ को मुझे कम लगते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ साथ आपको बता दें कि सिलेबस में और लिखा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक है। और मोमेंटम का लिखा है। मोमेंटम वाला हम कर नहीं पाए थे यार, इलेक्ट्रिक वाला हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल एनर्जी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन है एनर्जी का। तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या बताया था? एप्सिलॉन नॉट ई बताया था। मैग्नेटिकल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड UM बराबर B² अपॉन तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अब आपको बता दें E अपॉन B के बीच का रिलेशन है वो C के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो इम्पीडेंस देता है और जो रहता है C के बराबर, ठीक है, याद रखिएगा। पेयर E अपॉन B, E अपॉन B इज इक्वल टू C स्पीड ऑफ EM वेव या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो अब आपका B की वैल्यू हो गई, B की वैल्यू हो गई E अपॉन C।
तो मैग्नेटिक वाले में एनर्जी UM बराबर V²। ठीक है, तो ये UM बराबर V² की वैल्यू लिखोगे, V² 2μ0 अब C² की वैल्यू वेयर C बराबर μ0 एप्सिलॉन 1/√μ0 ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन एयर और वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन एयर और वैक्यूम, ये EM वेव की वेलोसिटी है एयर और वैक्यूम। तो C² का मान, ठीक है, थोड़ा टफ है, टेंशन नहीं है। अब जाके ये जितना पेन रख लो उतना ही नहीं, जाके 2-3 बार करना, टफ है ही नहीं और ये इम्पोर्टेंट भी है। इस सिलेबस में मेन लिखा है पॉइंटिंग थ्योरम, लॉन्ग का मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर यूनिट से एक लॉन्ग आपको करना पड़ेगा। यूनिट भाई 4 लॉन्ग करने होंगे, 75 नंबर का पेपर है, तो 4 लॉन्ग करने होंगे, ठीक है। 75 मार्क्स का पेपर है, इसमें पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है। यही 100 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, हम इसलिए एक ऑप्शन बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, NEP लग गई है ना, तो आपका 100 में 75 का यूनिवर्सिटी देगी, 25 इंटरनल, तो 25 कॉलेज देगा, टीचर देगा, तो वो आपको कॉलेज में एग्जाम कराएंगे उस आधार पे। तो इसमें आपको मेरे हिसाब से 20 के आसपास मिल जाने चाहिए, ठीक है। वहाँ टीचरों के संपर्क में रहो, इसमें 20 मिल जाएंगे, तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। अब 75 में लाना है, आप अगर 40 ले आए, इधर 20 मिल गए, 60 और अगर जितना 75 में ले आए, 50 ले आए तो 70 हो जाए। तो ये तो तुम्हारी मेहनत है, पर ये 25 लगभग फ्री के है ना। कॉलेज लेवल पर एग्जाम होगा, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही देंगे, तो और आप अच्छे हो तो आप परफॉर्म अच्छा कर लोगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। कॉलेज जाते रहो, संपर्क में बने रहो, इसमें अच्छे। इसलिए ये NEP में एक फायदा है कि इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। अब ये C² की वैल्यू हुई 1/μ0 एप्सिलॉन, 1/μ0 एप्सिलॉन। भाई टीचर आपके पढ़ा रहा है तो उसके आपकी सही रहती है, तो वो आपको अच्छे नंबर देगा। थोड़ा भाई जब ज़्यादा बच्चे होते हैं, जैसे यहाँ पे BSc लेवल पे बहुत बच्चे हो गए, तो वहाँ पे तो दिक्कत होती है। अभी यहाँ MSc में कितने बच्चे हैं? 8 है, PPL में 8 है, 12 नहीं भर पा रही सीट, ठीक है। अब 8 में अगर वो ज़्यादा खराब नंबर दे लगेंगे तो अगले बार 8 में नहीं रह जाएंगे, और खराब दे दिए बिल्कुल ही है। ये समझ लीजिए कि आपको अच्छे नंबर देंगे और आप थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर देंगे, मतलब 23-24 मिल जाए तो और अच्छा हो जाए। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो वो हर जगह लग रही है। अब अदर यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे आप उसमें पढ़ें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और चाहे आप CSDM यूनिवर्सिटी में पढ़ें, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ें, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस है वही लग गया है। अब सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं।
अब ये रख दीजिए UM बराबर E स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट C, E स्क्वायर अपॉन 2 C स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन में आएगी तो पलट के कर दे 1 अपॉन तो म्यू नॉट से म्यू। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नेटिक एनर्जी, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ गई। वही इलेक्ट्रिक की लगा रहे थे, अब सरल टॉपिक पे आ गए। इलेक्ट्रिक की निकाल रहे थे, मैग्नेटिक की भी उतनी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड UM है B स्क्वायर। आपने तो पढ़ा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर B स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, ये है मैग्नेटिकल एनर्जी। ठीक है, अब आपने ये लिखा। अब E अपॉन B की वैल्यू क्या होती है C। ये इम्पीडेंस कहलाता है। जब भी जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने में भी क्या हो रहा है कि आपके आवाज़ सही तरह पहुंच रही, प्रवाह तक नहीं पहुंच पाए और पीछे बैठ जाए और पीछे बैठ जाए तो क्या होगा कि हमारी साउंड वहाँ तक सही तरह नहीं पहुँच पाएगी। अब नीचे हम बोल तो यहाँ रहे, नीचे वाला क्या बच्चा समझ सुन पा रहा है, उसे सोच समझ में आ रहा है कि यहाँ सर बोल रहे हैं। तो वो क्या है कि वेव जब प्रोपोगेट होती है तो उस प्रोपोगेशन को एक फैक्टर रोकता है, उस फ्लो को अपोज करता है, वो कहलाता है इम्पीडेंस। जैसे करंट फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है जो रोकता है, इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, उसको जनरल वे में क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। वैसे ही जब वेव ट्रेवल करती है तो उसके फैक्टर को रोकता है इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस है E अपॉन B, जो किसके बराबर है C। E अपॉन B किसके बराबर C है, तो B बराबर E अपॉन C। अब आपने B की एयर और वैक्यूम का केस लगाया है तो E स्क्वायर अपॉन C की वैल्यू है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रख दीजिए। ठीक है, 1 अपॉन म्यू नॉट ऊपर गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन ये कर गया, तो UM बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही मैग्नेटिकल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या है C। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिकल एनर्जी डेंसिटी सेम। इन दिस वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिकल एनर्जी सेम। ठीक, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी डेंसिटी डेवलप हो रही है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी। सिमिलरली अगर आप एवरेज निकालें यूवी एवरेज कैसे निकालोगे, 0 से T यूवी dt अपॉन। ठीक है, एवरेज निकालने का क्या तरीका है, एक टाइम पीरियड तक आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जोड़िए और T से डिवाइड करिए। ठीक है, और ये वैल्यू आती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट E एप्सिलॉन नॉट। अब निकालने की जरूरत नहीं, करना चाहोगे एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिकल की भी UM एवरेज 0 to T UM dt अपॉन, ये भी आएगी 1/4। ठीक है, तो एवरेज 20 से, एवरेज 20 से। अब इसी तरीके का प्रेशर का टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको हम तैयार करेंगे तब देंगे, पहली बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर
यूई एवरेज और यूएम एवरेज, ठीक है। हेल्थ एनर्जी will be conserved in electric energy will be conserved in electric energy. अगर अलग अलग आ जाती तो कंजर्व, ये आपका, ठीक है। पहली यूनिट कंप्लीट। बच्चों एमएससी प्रीवियस जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं उनको भी बता दें, अब सेमेस्टर सिस्टम लग गया है तो पहले सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़ेंगे, हालत खराब हो जाएगी। पर दूसरे सेमेस्टर में क्या होगा, 4 पेपर के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। भाई अभी तो आप बहुत सारे बच्चे कोचिंग में सेट ही नहीं है, अभी वो सोच रहे पढ़ें कि ना पढ़ें, कॉलेज पूरा करा देगा इस डाउट में लिए, है ना। तो अभी आपका सेटअप फर्स्ट सेमेस्टर में बन ही नहीं पाए, ठीक है, कम ही बच्चे रहेंगे, सेकंड में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आपके 4 पर हम पूरा सिलेबस आपको करा देंगे, चारों पेपर की 6000 रुपये फीस है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर पेपर होते ही दूसरे दिन से शुरू हो जाएगा, आपको अगला सेमेस्टर तो मिल नहीं है, ठीक है। जैसे ही पेपर हुआ उसके जस्ट दूसरे दिन से तो आपको टाइम, अब जैसे क्या है, अक्टूबर ही समझो, ये तो सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं तुम्हारे, 4 पेपर पढ़ने, ठीक है। आपकी पहली यूनिट कंप्लीट है, बस प्रेशर बताना है, वो मिल नहीं रहा है, मोड़ रहा है, ठीक है। तो आपके अगले टर्म सेकेंड, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी 6000 रुपये फीस है, वो जस्ट दूसरे, तो उसमें आपको जैसे अगर दिसंबर में हो जाता है पेपर तो आपके पास दूसरे दिन से ही शुरू हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में पेपर, तब लगभग 6 महीने पूरे मिलेंगे। इधर तो आपका एडमिशन लेते फ्लो बनाते 3 महीने बहुत ज़्यादा मिलेगा, अगर दिसंबर के एंड तक पेपर हो नहीं, बिल्कुल नवंबर कह रहे हैं क्योंकि अभी तक एमएससी के एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन 30 तारीख तक हो रहा है, तो अभी तक एडमिशन हो रहा है, जो सबसे तेज चल रही है यूनिवर्सिटी, अभी अदर यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ ही नहीं है, सबसे फास्ट टाइम पे यूनिवर्सिटी चल रही है, तब की हम बात बता रहे हैं। अब प्रभात थे, प्रभात ने कहा एडमिशन में बहुत पहले करा दिया, प्रभात आफत करें, बैच जल्दी पढ़ाइए एमएससी कर पाए, तो प्रभात को हम ये सब पढ़ा चुके हैं, के भी अकेला आता था पर पढ़ा रहे थे। तो ये दोनों सेमेस्टर जब एक साथ जमा करोगे तो 10,000, जितनी फीस है उससे बहुत ज़्यादा वर्क है, ठीक है। तो दोनों सेमेस्टर एक साथ जमा करने पर हमको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, तो ये फ़ायदा है। 1 मिनट जरा ये क्लास